नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे। राज्य विशेष में आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में और बिहार की वो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने 50 एमसीक्यूज लेकर के आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उन प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बिहार की एक ब्रीफ हिस्ट्री भी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बिहार जो है वो भारतीय इतिहास में एक काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बिहार का जो इतिहास है वो काफ़ी ही ज़्यादा समृद्ध है। हालांकि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है या फिर जो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन है और जो यहाँ पर सिस्टम्स हैं वो आज की अपेक्षा उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बिहार का जो इतिहास था भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और पुराने समय से ही हमेशा से ही ये केंद्र बिंदु रहा है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार जैन और बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है और इसकी वजह से यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का शुरुआत हुआ था। महात्मा बुद्ध हो या महावीर हो, उन सब लोगों ने यहाँ पर ही अपने धर्मों का प्रवर्तन किया और यहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो आगे बढ़े। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है और वर्तमान में इसकी राजधानी पटना है। महात्मा बुद्ध की तपोस्थली होने के साथ साथ, क्योंकि तपोस्थली थी इसलिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बड़ी थी और जिसकी वजह से ही इस राज्य का और इस रीजन का पूरा नाम बिहार रखा गया था। क्योंकि जो बौद्ध धर्म के लोग होते थे जिस जगह पे रहते थे उसको बिहार बोला जाता था। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं बिहार की, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के उत्तर में नेपाल है और इसके पश्चिम में बात करें तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो भारत की राज्य बिहार जो है वो 3 राज्यों से घिरा हुआ तथा एक देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है जो कि नेपाल है। बिहार की कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 9,84,063 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जो जनसंख्या है लगभग 10 करोड़ के आसपास है। इस तरीके से बिहार जो है वो भारत का एक छोटा, बहुत बड़ा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर आता है। बिहार में बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो बिहार की प्लेन एरिया को फर्टाइल बनाती हैं, यहाँ की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती हैं। हालांकि बिहार में उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी मिनरल्स की बात करें, माइंस की बात करें या फिर कुछ ऐसा बड़ा रिसोर्स जिसकी वजह से बिहार को इकोनॉमिकल कंडीशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का पलायन भी काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरे देश राज्यों में या फिर दूसरे जगहों पे। देखिए, प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में बिहार की अहम भूमिका रही है, चाहे वो पुरातन काल हो, पाषाण काल हो, जहां पर मगध में बहुत सारे राजा हुए, जिसमें गुप्ता पीरियड हुआ, मौर्यन काल हुआ, जिसमें से अशोक जो कि दुनिया भर में फेमस या फिर भारत में सबसे महानतम राजाओं में से एक थे अशोक, वो बिहार से ही बिलोंग करते थे। पूरे भारत पे एक छत्र राज करने वाले अशोक बिहार से ही बिलोंग करते थे। इवन दैट आपको ये भी पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से ही थे और ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो बिहार से थे और बिहार की गौरव गाथा को आगे बढ़ाते गए। तो इस तरीके से बिहार की जो स्टोरी है, इतिहास है, वो काफी पुराना है और काफी समृद्ध है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख केंद्र भी बिहार ही था और यहाँ पर ही आंदोलनों की शुरुआत हुई थी मेरठ में और वो चल करके बिहार से आगे बढ़ी थी आगे तक। बिहार के इतिहास की बात करें तो एक और चीज आपको जानना चाहिए कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड ये सब एक थे, जिसे बंगाल के नाम से जाना जाता था। लेकिन सन 1905 में लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पर इस बंगाल का विभाजन किया और इस तरीके से ये पश्चिम बंगाल बना और बाकी का बिहार था। लेकिन इसमें दोबारा से डिवीजन हुआ 1936 में और इस तरीके से उड़ीसा और बिहार अलग हुए।
उसके बाद झारखंड की डिमांड पर झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया सन 2000 में। और इस तरीके से बिहार की जो समृद्धता थी, जो मिनरल्स थी, वो सब कुछ झारखंड में चला गया और बिहार गरीब होता गया। इस वजह से बिहार के पास अब ना तो उतनी ज्यादा मिनरल्स हैं, ना ही माइंस हैं, और सब कुछ झारखंड में जा चुका है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार एक हिंदी भाषा राज्य है, जहां पर उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी इस तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं। बिहार की टोटल पॉपुलेशन में से 1/3 भाग मगधी भाषा बोलती है। बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर में फेमस है, चाहे वो बिहार का वो मगधी पान हो या फिर यहाँ की शाही लीची हो। ये सब कुछ जीआई टैग मिला हुआ है। और बिहार का जो चावल है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है उसका भी आज दुनिया भर में डिमांड है। तो बिहार का जो इतिहास है, यहाँ की जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह है एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का नहीं होना। तो इस तरीके से बिहार का ये कुछ इतिहास जो मैंने आपको सुनाया। लेकिन अब हम बात करेंगे इससे कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो देखिए, बिहार का जो ओरिजिनली फॉर्मेशन हुआ था वो 22 मार्च 1912 में हुआ था। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ पर कुल 38 जिले हैं, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 243 असेंबली सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं। यहाँ के जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं, यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान। इस तरीके से आपको ये डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। साथ में यहाँ की जो मैमल है वो गौर है, और यहाँ की जो पक्षी है दैट इज हाउस स्पैरो यानी कि गौरैया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन बिहार के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि आपके पेपर्स में काफी बार डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो देखिए, मैंने बताया था कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो काफी ज्यादा है ना। और इस हिसाब से ये बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, घनी आबादी होने की वजह से यहाँ का रिसोर्सेज का दोहन हुआ काफी ज्यादा तरीके से, और डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। तो देखिए, बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में आती है। मतलब कि बिहार में 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में दे दिया है। इसकी पीडीएफ आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, जिसमें पूछा गया कि बिहार में किन जिलों में महिलाओं का संख्या पुरुषों से अधिक है ना। तो बिहार की वैसे देखी जाए टोटल यहाँ की जो महिला और पुरुषों का जो रेशियो देखा जाए तो वो एवरेज रेशियो की से थोड़ा सा कम है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर बिहार में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो वो है गोपालगंज, सिवान, पटना और नालंदा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ बिहार में होने वाले पेपर, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा जो पेपर कराए जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे हो, इन सभी पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इन सभी प्रश्नों को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो देखो, सिंचाई की बात करें तो बिहार में ज्यादातर सिंचाई जो है वो नहरों के माध्यम से होती है। नदियां भी यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन नदियां सभी जगह नहीं है, इसलिए नदियों से नहरों को निकाला जाता है और सिंचाई को आगे तक बढ़ाया जाता है ताकि सभी जगहों पे सिंचाई हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है चौथा, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। तो देखिए, इतिहास का प्रश्न है। यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो सब कुछ मिक्स है। कुछ प्रश्न जो इसके भौगोलिक स्थिति से है, कुछ इतिहास से है, कुछ अभी करंट से है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है। तो देखिए, यूनानी राजदूत राजदूत जो मेगास्थनीज था वो बिहार में आया था चंद्रगुप्त के शासनकाल पर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य।
आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और इस पुस्तक इंडिका में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की टाइम पर जो वहां पर उनका शासन व्यवस्था था उसके बारे में इसकी व्याख्या की है। और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, या फिर मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ना। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो भागलपुर में स्थित था। ठीक है, आपको दिखा दूं कि 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार के प्रांत में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ये भी आपको रिमेम्बर करना है। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर नोटिफाई कर लें। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखिए दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध विद्यालय जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था, और यहाँ दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ज्यादातर यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती थी, यानी कि यहाँ पर आयुर्वेद से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित पढ़ाइयाँ ज्यादातर कराई जाती थी। जहाँ पर चाणक्य द्वारा भी यहाँ पर लेक्चर लिए गए थे। एक्चुअली चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे, लेकिन उस टाइम पे नालंदा भी काफी ज्यादा फेमस था। तो इस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय की फेमस होने की वजह से जो मुस्लिम शासक था मोहम्मद गोरी, उसे ऐसा देखा नहीं गया और उसने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में नुहानी वंश का उदय किसके काल में हुआ था? तो देखिए यहाँ पर बिहार में जो नुहानी वंश का उदय था वो सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और इसके आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो मध्यकालीन इतिहास था, जब नुहानी वंश का उदय हुआ था, तो उस समय इसके उदय सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड पे हुआ था, जिसका टाइम पीरियड 1489 से लेकर 1514 ईस्वी में था। तो इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थान रखता था उस टाइम के शासन पीरियड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी? तो देखिए अपने जो जयप्रकाश नारायण थे उनको इस तरह की इनामी घोषणा प्राप्त थी। जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार से ही बिलोंग करते थे और वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल बिहार में सबसे लंबा रहा है ना। तो सबसे लंबे टाइम तक बिहार में शासन करने वाले श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि ये 1946 से लेकर के 1961 तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार में कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे थे? मतलब कि एक मुख्यमंत्री होते हुए भी वो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। तो वो थे अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल गफूर जो थे वो 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, और उसके पहले वो विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, है ना। तो देखो बिहार के जो पहले गवर्नर थे वो सर जेम्स डेविड सेल्फ्टन थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बिहार के पहले गवर्नर जो थे वो 1936 से लेकर के 1937 तक इस पदवी पर रहे थे। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस तरीके से प्रश्न बिहार के अंदर जो पेपर होने वाले हैं उन सही पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको नोटिफाई करें। तो सबसे पहले हरिजन मुख्यमंत्री जो बिहार में थे वो भोला पवन शास्त्री थे। ठीक है, जो 22 मार्च 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अभी हाल में बात करें तो जीतन राम मांझी जो थे वो भी बिहार के हरिजन मुख्यमंत्री बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस मुख्यमंत्री ने अपनी बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने युवाओं के दिल पर अपने हस्ताक्षर मेरे जिगर के टुकड़े को जीता। अब मैं
ये क्वेश्चन रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो रॉन्ग यहाँ पे अटेम्प्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो बिहार विधान परिषद देखो भारत में सभी राज्यों में नहीं है। भारत के कुल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है ना। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और इसके अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, वैसे ही राज्यों में जो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में होते हैं, उनके मैंने नाम बता दिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सिंह जी थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के स्पीकर नहीं थे, तो वो थे कौन, अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, गुलाम सरवर, राम दयालु सिंह बिहार विधान के स्पीकर रह चुके हैं। इसमें से अरुण सिंह जी जो थे वो बिहार विधानसभा के स्पीकर नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, पूर्वी चंपारण जिले में मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी चंपारण अगर बिहार के नक्शे को देखो तो पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है वो मोतिहारी में है, और इस तरीके से मोतिहारी जो है वो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए बिहार में जो नदी है गंडक, वो नेपाल से होकर के आती है, और इस तरीके से काफी ज्यादा प्रवाह रहता है उसका बिहार में। तो बिहार की जो गंडक नदी है उसे नेपाल में सप्त गंडक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा जा रहा है कि सबसे उत्तम किस्म के चूना पत्थर का क्या प्रयोग है ना। तो देखिए चूना पत्थर बिहार में पाया जाता है, और इसका जो उपयोग होता है वो सीमेंट निर्माण में होता है। इसलिए बिहार में सीमेंट उद्योग उतना बड़ा तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बेकार किस्म के सोरे मेम पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा होती है। तो जो भी थोड़े बहुत मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं उससे संबंधित भी कुछ यहाँ पे प्रश्न है, जिससे पूछा गया कि सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा बेकार किस्म के सोडियम में पाई जाती है। तो इसका जो परसेंटेज है वो है 28.66%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अलका रबर उत्पाद कारखाना बिहार में कहाँ पर है ना। तो अलका रबर कारखाना जो बिहार में है वो जमीरा में है, ठीक है, जो कि हाजीपुर में बिलोंग करता है। अलका रबर कारखाना जो है वो बिहार के हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के बरौनी के थर्मल पावर उपक्रम का स्रोत क्या है। तो देखिए बिहार में एक ही थर्मल पावर स्टेशन है, और वो कहाँ पर है, बरौनी में है। और इस बरौनी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, कोयला है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का मुख्य तेल सोदा कारखाना कहाँ पर है ना। तो मुख्यालय तेल सोदा कारखाना जो है वो बरौनी में ही है, जो कि एक थर्मल पावर स्टेशन भी यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो तेल सोदा कारखाना बिहार के बरौनी में है, इसे सोवियत संघ की मदद से, यानी कि जो रसिया आज का है उसकी मदद से बनाया गया है। बिहार में रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित कहाँ पर है। तो देखिए बिहार में जो रुई उद्योग है वो गया और भागलपुर में सबसे ज्यादा विकसित है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 24 नंबर, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर बिहार राज्य में अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना 23 मार्च 1948 को हुई थी, और इसका मुख्यालय पटना में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बिहार में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है ना। तो देखिए बिहार एक काफी ही ज्यादा उर्वरक क्षेत्र है। यहाँ पर जो यहाँ की उर्वरक मिट्टी है वो काफी ज्यादा उर्वरक मिट्टी, फ्लैट लैंड है जिसकी वजह से, और दूसरी चीज यहाँ पर नदियां भी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर धान की खेती सबसे ज्यादा होती है ना। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक तिलहन फसल किस जिले में होती है।
है ना। तो तिलहन यानी कि वो पौधे या फिर वो पौधे जिनकी बीजों से तेल निकाले जाते हैं, उन पौधों को तिलहन बोला जाता है। और इस तरीके से तिलहन की जो फसल है उसका ज्यादातर उत्पादन पूर्णिया जिले में कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑप्शन है मुंगेर जिले में भीम बांध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर दो प्रश्न आप कर सकते हैं कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है, तो वो मुंगेर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना 1976, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल जो है वो 1000 वर्ग किलोमीटर में है। आगे प्रश्न है 28वां, गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए गोंड जनजाति की बात करें तो उनकी अपनी खुद की कॉलोनी नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। गोंड जनजाति अपनी खुद की कॉलोनी नहीं बनाते, वो अन्य जनजातियों और गैर जनजातीय कॉलोनी में रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और उनका जो व्यवसाय है वो कृषि है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोंड जनजाति के बारे में आपको यही पता होना चाहिए कि ये एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है भारत की। भारत के कुछ प्रदेश जैसे कि विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण पार और दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक ये फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली जनजाति है। एस्ट्रोलॉइड नस्ल और द्रविड़ परिवार की यह एक जनजाति है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 29 जिसमें पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए अनुसूचित जातियों की बात करें तो उसमें महिलाओं की कुल संख्या लगभग 62,63,932 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है ना। तो ये आपको याद रखना है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। आगे प्रश्न है 30 नंबर, पटना के नक्षत्र भवन का क्या नाम है। देखिए वहां पे एक सोलर मंडल है, नक्षत्र भवन है, और उस नक्षत्र भवन का नाम है इंदिरा गांधी नक्षत्र भवन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार में बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कामेश्वरम सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, क्या है कामेश्वरम सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है, आपको इसका आंसर करना है। तो देखिए कामेश्वरम विश्वविद्यालय बिहार के दरभंगा जिले में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ। तो ये रिसेंट में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो शिक्षा प्रोग्राम था बिहार में वो कहाँ पे शुरू हुआ था, सीतामढ़ी में हुआ था, बिहार के सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, है ना। तो देखिए बिहार का जो दूरदर्शन केंद्र था वो सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था, मुजफ्फरपुर में, आपको इसे याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 35 नंबर, दूरदर्शन में बिहार में उच्च आवृत्ति के कितने ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। तो देखिए उच्च आवृत्ति के कुल 5 ट्रांसमीटर यहाँ पे बिहार में दरभंगा में जो लगा हुआ था चैनल वहां पे लगाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, और ये सारे प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपने अभी तक देख रहे हैं तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस मैं रोजाना लेकर के आता हूँ। साथ में चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान, इसके अलावा रसायन, भौतिकी, इन सभी विषयों से टॉपिक वाइज में जीके क्वेश्चन कराता हूँ। तो जीके क्वेश्चंस के बूस्टअप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना जीके तैयार करिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जीके प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को करना काफी आसान होता है और काफी कम समय में आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 36, सागर नाट्य परिषद बिहार के किस जिले में है। तो सागर नाट्य परिषद बिहार के भागलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सौराष्ट्र मेला बिहार के किस जिले में लगता है ना। तो सौराष्ट्र मेला जो है बिहार के मधुबनी जिले में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है। तो बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रीय बोली जाने वाली जो भाषा है
वो मैथिली है। यहाँ पर मैथिली बोलने वाले की संख्या लगभग 1/3 है। तो मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा है। यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य की भाषा है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में बोली जाने वाली भाषा को बिहारी बोली सर्वप्रथम किसने कहा था? बिल्कुल, तो बिहार में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको कुल मिलाकर के बिहारी भाषा बोली जाती है, बिहारी बोली बोली जाती है। और ऐसा बोलने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम था E.M. फॉरेस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के कौन से सरकारी विभाग कमजोर वर्ग के सामूहिक उत्थान के लिए समर्पित है? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, जिसका नाम है कल्याण विभाग। ठीक है, तो कल्याण विभाग जो है वो कमजोर वर्ग के सामूहिक उत्थान के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देखिए, उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी? तो देखिए बिहार की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा यहाँ की उर्दू है, जिसे 1984 में यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में मगधी भाषा बोली जाती है? तो बिहार के पटना और गया में मगधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है? तो देखिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। तो चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, असंगठित श्रम दुर्घटना अनुदान योजना, या फिर बंधुआ श्रम पहचान और पुनर्वास योजना, ये सभी योजनाएं जो थी ये योजना सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बिहार में नदी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए नदियों के प्रदूषण के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा निकलने वाले कचरे, शहरों का कचरा, नदी के किनारे जानवरों को धोना, कपड़े धोना, नहाना, नदी नालों का उसमें बहना, ये सब कुछ क्या होता है, नदियों के प्रदूषण से संबंधित होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर है, बिहार राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में क्रिकेट एकेडमी भी है और इस संघ की स्थापना 1948 में सबसे पहले की गई थी, है ना। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न यहाँ पर, बिहार में कौन सा नेता मंडल का आयोग अध्यक्ष था? है ना, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, है ना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे वो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, राबड़ी देवी पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री कब बनी थी? मे भी क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि राबड़ी देवी पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री कब बनी थी। तो देखिए वो सबसे पहली बार 25 जनवरी 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल फोन सेवाओं का लाभ उठाया था? तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL, और इसका जो ज्यादा लाभ उठाया था वो कौन था? बिहार था। ठीक है, चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नेता को जेपी बोला जाता था? है ना, जेपी। जेपी किसको बोलते थे? लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी को, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जेपी बोला जाता था शॉर्ट फॉर्म में। तो आज का आखिरी प्रश्न करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? है ना, तो देखिए बिहार में जगजीवन राम जी का जन्म बिहार में हुआ था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का बिहार में जन्म हुआ था, और आर्यभट्ट भी बिहार से ही बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे बीपी सिंह जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं, और ये प्रश्न काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रखते हैं आपके पेपर्स के लिए। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न खत्म हो गए। अब आप मुझे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोज हैं आप उसे देख सकें। और इसके पहले जो मैंने वीडियोज बनाई हैं उसमें मैंने कई सारे लीडर्स की बायोग्राफी की वीडियोज डाली हैं। इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट के नए नए टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियोज ऑलरेडी बना के रखी हुई है। साथ में रोजाना
मेरे कम्युनिटी पे नए नए क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।